नमस्कार, आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पुष्पीय पौधों में जनन। एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है सेब उदाहरण है। सेब कैसा उदाहरण है? सेब है आवासी फल का उदाहरण। आभासी फल, आवासी फल क्या होता है? वैसे फल का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। पुष्प के अंडाशय के निषेचन के द्वारा फल का निर्माण होता है। लेकिन जो सेब है वो अंडाशय से निर्मित न होते हुए किससे होता है? इसका निर्माण पुष्पासन से होता है, पुष्प के पुष्पासन से। तो जिस फल का जो निर्माण है वो अंडाशय के अलावा किसी भाग से होता है उसको कहते हैं आवासी फल। आवासी फल। तो सेब कैसा फल है? आवासी फल। दूसरा क्वेश्चन है मक्का का जो बीज पत्र है उसको कहते हैं क्या? स्कूटेलम। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। मक्का जो कि एक बीज पत्री पौधा है उसका जो बीज पत्र है उसको क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं, उसका नाम है। बस सिंपल ये याद करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको कहते हैं बीज में भ्रूणपोष का क्या कार्य है? बीज में भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो बीज में भ्रूणपोष का कार्य है भोज्य पदार्थ संग्रह करना, यानी भोजन इकट्ठा करना। इसके अलावा भ्रूण को पोषण देना। तो बीज में भ्रूणपोष है वो क्या करता है? भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके लिए वह भोज्य पदार्थ है इकट्ठा करता है। बीज में भोज्य पदार्थ है वो इकट्ठा होता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय केंद्रक के साथ नर युग्मक का जो संलयन है वह क्या कहलाता है? द्वितीय केंद्रक के साथ नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? तो त्रिसंलयन कहते हैं उसको। जी हाँ, द्विनिषेचन की घटना में, दोहरे निषेचन की घटना में जब दूसरी बार नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं क्या? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन। अगला क्वेश्चन है जो टैपिटम है, टैपिटम वो किसका भाग होता है? टैपिटम किसका भाग होता है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो टैपिटम है वो क्या होता है। तो देखिए परागकण या लघु बीजाणु कहाँ पे रहते हैं? लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी की 4 परतें होती हैं, उनमें सबसे अंदर की परत है उसका नाम है टैपिटम। टैपिटम उसका कार्य क्या होता है? परागकणों को पोषण देना। परागकणों को पोषण देना। और यह क्या है? परागकोश की जो दीवार होती है उसमें सबसे अंदर की जो लेयर है वह भाग होता है क्या? टैपिटम। क्या? टैपिटम। इसका कार्य क्या है? परागकणों को पोषण देना। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष केंद्रक सामान्यतः होता है। तो भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, त्रियेण होता है, त्रिगुणित होता है। कैसे? आपने देखा होगा द्विनिषेचन की घटना में परागकणों की बाह्य भित्ति बनी होती है। परागकण हैं उनकी बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन एक पदार्थ होता है उसकी बनी होती है। परागकण की 2 भित्तियां होती हैं, एक बाह्य भित्ति, एक अंतर भित्ति। बाहर की जो दीवार है वो बनी होती है जिसकी? स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन के कारण जो परागकण हैं लाखों करोड़ों सालों तक जीवित रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिन क्या है? परागकण की जो बाहरी दीवार है उसमें पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है जो नर युग्मक है उसका निर्माण किससे होता है? नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? परागकोशिका से होता है। आप जानते हैं परागकण में से क्या निकलती है? परागनलिका। उसी परागनलिका में कोशिका पाई जाती है जिसको पराग कोशिका कहते हैं। उसी से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। नर युग्मक का। और ये नर युग्मक कितने बनते हैं? 2।
अगला क्वेश्चन है बिना निषेचन के मादा युग्मक से यानी अंड कोशिका से जीव का विकास कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। इसका मतलब है इसी शब्द में छुपा हुआ है अनिषेक यानी निषेचन नहीं होगा और मादा युग्मक यानी अंडे से जीव का विकास हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? उस क्रिया को क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है पेरिस्पर्म है। पेरिस्पर्म क्या है? बीजांड काय का अवशेष। बीजांड काय का अवशेष। आप जानते हैं कि जो बीजांड है उसका जो ऊतक वाला भाग है उसको क्या कहते थे? बीजांड काय। बीजांड का जो ऊतक है उसको कहते थे बीजांड काय। अगर वो बचा रह जाता है तो उसको कहते हैं क्या? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य भ्रूण कोश में पाई जाती है। एक सामान्य भ्रूण कोश में कितनी पाई जाती हैं? 7 कोशिका 8 केंद्रक। मैंने क्लास में कई बार बताया है एक भ्रूण कोश होता है, कोई बीजांड होता है, उसके बीच में एक अंडे जैसा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। अगला क्वेश्चन है जनन छिद्र। जनन छिद्र वह स्थान है जहां बाह्य चोल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जनन छिद्र क्या होता है? आपने परागकण के चित्र देखा होगा, उसमें जनन छिद्र होता है। वह स्थान क्या होता है? वहां पर परागकण का जो दूसरी परत है जिसको बाहरी परत कहते हैं, बाह्य चोल, और बाह्य चोल वहां पे अनुपस्थित होती है, इसलिए एक छिद्र बन जाता है, उसको कहते हैं जनन छिद्र। अगला क्वेश्चन है पुष्प का एक लिंगी होना रोकता है। तो पुष्प अगर एक लिंगी होगा तो उससे क्या रुक जाएगा? स्वपरागण। स्वपरागण। आप जानते हैं, आपने क्वेश्चन को देखा होगा, स्वपरागण उन पौधों में, उन पुष्पों में होता है जो द्विलिंगी होते हैं, जो द्विलिंगी होते हैं। तो स्वपरागण होने के लिए क्या होना चाहिए? पुष्प का द्विलिंगी। लेकिन पुष्प अगर एक लिंगी होगा तो क्या रुक जाएगा? स्वपरागण। स्वपरागण। लेकिन नहीं रोकेगा क्या? सजात पुष्पी। सजात पुष्पी। सजात पुष्पी क्या होता है? एक पौधा है और उस पे 2 पुष्प लगे हुए हैं, लेकिन एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण जा सकते हैं, इसी को कहते हैं सजात पुष्पी। अगला क्वेश्चन यही है, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? सजात पुष्पी। सजात पुष्पी। इसको इंग्लिश में कहते हैं जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी। अगला क्वेश्चन है वे पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, कभी नहीं खुलते हैं, दर्शाते हैं। तो मैंने बताया होगा कि कभी कभी क्या होता है, जो पुष्प है वो खुलते नहीं है, कली अवस्था में होते हैं, नए होते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? स्वपरागण हो सकता है। स्वपरागण क्यों हो सकता है? क्योंकि बाहर से कोई भी परागकण आ नहीं सकता है, तो अंदर ही अंदर क्या हो सकता है उनमें? स्वपरागण। स्वपरागण। इसको इंग्लिश में ऑटोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। अगला क्वेश्चन है असंग जनन। असंग जनन का अर्थ है, असंग जनन को इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस कहते हैं। ऐसा मत समझना कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूं तो आएगा नहीं, आ सकता है। इसमें क्या होता है? बिना युग्मक संलयन के, यानी शुक्राणु अंडाणु या नहीं मिलते हैं, सॉरी इसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पौधे का विकास हो जाता है। इसका मतलब है इसमें जायगोट नहीं बनेगा, बिना संलयन के पौधे का विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारियल का पानी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नारियल का पानी क्या होता है? वैसे तो भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष मैंने 3 भ्रूणपोष बताए हैं। इसमें तरल जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है और एक हेलोगियल भ्रूणपोष होता है। उनमें से जो नारियल है वो कैसा भ्रूणपोष है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। नारियल का पानी क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष।
अगला क्वेश्चन है अंड कोशिका में अगर गुणसूत्र की संख्या 8 है तो भ्रूणपोष में कितनी होगी? तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होगी 24। क्यों होगी? क्योंकि भ्रूणपोष होता है कैसा? त्रिगुणित 3n, और अंड कोशिका कैसी होती है? अगुणित n। तो n से 3n यानी 3 गुना हो गया, यानी अगर ये 8 है तो भ्रूणपोष में होगी कितनी? 24। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है किसी पौधे में गुणसूत्र की संख्या अगर 14 है तो उसकी सहायक कोशिका में गुणसूत्र होंगे तो कितने होंगे? 7, क्योंकि एक जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? अगुणित। तो अगर पौधा 14 है यानी द्विगुणित है, 2n बराबर अगर 14 है, 2n बराबर अगर 14 है तो n बराबर यहाँ पे क्या होगा? 7, यानी सहायक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी 7। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।